स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञान ग्रंथ में। आज हम लोग क्लास 12 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के सेकेंड वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग आज पिछले क्लास में हमने आपको मैट्रिक्स उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया था और कहा था कि अगले वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो हमने मैट्रिक्स में ये समझा कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, पर इस अरेंजमेंट की कुछ खास परिस्थितियों में मैट्रिक्स का खास नाम होगा, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे हम रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। यानी पकड़ना गया ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक रो और कॉलम कुछ भी हो सकता है, पर रॉ कितना होना चाहिए? एक। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3, कुछ भी ले लो ना, तो लो 7 कर दिया, बोलो सर कितने लिख रहे हो आप? तो इस मैट्रिक्स में रॉ कितने हैं? एक। कॉलम भले 3 है पर रॉ तो एक है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? रॉ मैट्रिक्स। और देखो ना, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन भी बनाता है। इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/3 है ना। तो ऐसे मैट्रिक्स को रॉ मैट्रिक्स है। अब देखो एक काम की बात समझ लो सर। क्या काम की बात है? ऑर्डर ऑफ रॉ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ रॉ मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें कुछ खास है क्या? m/n नहीं होगा। अरे इसमें तो हमने फिक्स कर दिया ना कि रॉ एक ही होंगे, तो इसका m तो 1 हो गया। कॉलम कितना भी हो सकता है। इट इज ऑर्डर ऑफ रॉ मैट्रिक्स इज 1/n। m की जगह हमने 1 रख लिया, क्योंकि वो हमेशा 1 ही रहना है। तो ये बात को हमेशा आप लोग ध्यान में रखेंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काम आएगा। चलिए दूसरे तरह का मैट्रिक्स देखते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। अब आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते होंगे। भैया इट इज अ मैट्रिक्स हैविंग, डेफिनेशन मुझसे निकल के आ रहा होगा आंसर, ओनली वन कॉलम। बिल्कुल, नामी है कॉलम मैट्रिक्स, तो केवल एक ही कॉलम होंगे, ओनली वन कॉलम। इसका एग्जांपल ले लो, बी मैंने ले लिया। चलो 3 2 7 एग्जैक्ट। अब जरा यहाँ बताइए, कॉलम तो एक है सर, रॉ कितने हैं? अच्छा मान लो मैंने 5 कर दिया, क्योंकि वो एलिमेंट भी हो रहा है, ये कुछ भी हो जाए 3 2 5। तो जरा चेक करो ना, रॉ तो 3 हो गए सर, पर कॉलम कितना है? 1। तो फिर से यहाँ काम की बात करें तो ऑर्डर क्या होगा? ये नोट में हम लोग लिख लेंगे, ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स इज। अच्छा, रॉ तो कुछ भी हो सकते हैं, पर ऑर्डर क्या होगा? कॉलम होगा 1, यानी कि ऑर्डर क्या हो जाएगा? m/1। रॉ तो कुछ भी हो सकता है, पर कॉलम कितना है? 1, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? m/1। तो आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। अब जरा एक बात बताओ, एक मैट्रिक्स है C, इसका एलिमेंट ये, इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/1। अब इसे हम रॉ मैट्रिक्स कहेंगे या कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे? सोचो सोचो। तो सर क्योंकि एक ही रो एक ही कॉलम है, तो आप इसे रॉ मैट्रिक्स भी कर सकते हो और कॉलम मैट्रिक्स भी कर सकते हो। मतलब आप कह सकते हो कि भैया मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/1 इज रॉ मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स। बाकी मैट्रिक्स नहीं होगा, बाकी में जो रॉ है वो कॉलम नहीं हो सकता, तो कॉलम है वो रो नहीं हो सकता। पर यहाँ पे जब हम दोनों के डेफिनेशन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो ये हो सकता। आपको कहानी समझ में आई होगी। हम अभी और भी मैट्रिक्स के आगे प्रकार देखेंगे। अब वीडियो को पॉज करके इस डेफिनेशन को नोट करें। अब आइए, हमने रॉ मैट्रिक्स देखा, कॉलम मैट्रिक्स देखा। अब हम देखेंगे एक नए प्रकार का मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। अच्छा, हम एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स को एंट्री भी करते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि अगर किसी ने एलिमेंट को रिप्लेस कर दिया एंट्रीज से, तो वो ऑल एंट्रीज आर जीरो, तो भी काम चलेगा, है ना। क्योंकि एलिमेंट और एंट्री मैट्रिक्स के एलिमेंट को एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो इज अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिया, ये 0 0 0, तो इसे हम क्या कहेंगे?
जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि इसके सारे मैंने एक और एग्जांपल आपको दिया, देखो 0 0 0 0 0 0, मैंने एक और एग्जांपल दिया 0 0 0 0। अब कर सकते, अब इसे डिनोट कैसे करते हैं? इसे हम डिनोट कर सकते हैं जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3। आपसे अगर किसी ने ऐसे लिख दिया तो आपको समझना है कि भैया ये एक जीरो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1/3, मतलब एक रो है और 3 कॉलम है। इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसे करेंगे 2/3, है ना, 2 रो और 3 कॉलम। और इसे कैसे करोगे? इसे कर लेंगे 2/2, जी इसे हम 2/2 में कर लेंगे। तो आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक और बात, आपने सेट थ्योरी में भी पढ़ा होगा कि जीरो सेट को हम नल सेट के नाम से भी जानते हैं। इन द सेम मैनर जीरो मैट्रिक्स इज आल्सो नोन एज नल मैट्रिक्स। हाँ जी भाई, हम जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो ये हो गई कहानी जीरो मैट्रिक्स की। पॉज द वीडियो टू नोट। अब आइए एक बहुत ही शानदार चौथा प्रकार का मैट्रिक्स हम देखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रॉज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक बात है, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। आइए एक एग्जांपल लेते हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अपने पास एक मैट्रिक्स है A, तो 2 3 5 9, इसका ऑर्डर क्या है? 2/2, मतलब 2 रो और 2 कॉलम। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, सो वी कैन से दैट इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट? अब कहानी क्या है जरा उसे समझने की आप कोशिश करो। देखो यहाँ पे जब 2 रो और 2 कॉलम है तो इसका शेप कैसा हो गया? स्क्वायर के शेप का हो गया। अगर रो और कॉलम इक्वल नहीं थे तो उसका शेप रेक्टेंगुलर था ना। तो मैट्रिक्स इज जस्ट रेक्टेंगुलर अरे, पर रेक्टेंगुलर अरे का एक स्पेशल केस जहां साइड्स डायमेंशंस इक्वल हो रहे हैं, तो ज्योमेट्रिकली ये कौन सा शेप अचीव कर रहा है? तो सर ये तो स्क्वायर हो गया, इसमें तो नाम रख दिया स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें क्या है? तो कहानी काम की बात आपके समझ में आई होगी। वो बात नंबर 1 कि इन स्क्वायर मैट्रिक्स m is equal to n। दिस इज अ वेरी नेसेसरी क्राइटेरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। आपसे कई बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि इन स्क्वायर मैट्रिक्स दिस क्राइटेरिया विल बी फुलफिल्ड। तो m इज इक्वल टू n। जब m और n आपस में इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे कि भैया ये मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक बात है। अच्छा, अब चूंकि m और n इक्वल है तो हम या तो m या तो n कंसीडर करते हैं। तो प्रैक्टिकली हमने n को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को हम कर सकते हैं इट इज a स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब जैसे ही आपसे कहा कि इट इज a स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो आपके जहन में एक बात समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा इसका ऑर्डर 2/2 है। जैसे मैंने अगर मान लो कि एक मैट्रिक्स ले लिया एग्जांपल के तौर पे C 3 2 7 1 9 5 7 3 2, तो देखो प्रैक्टिकली इसका ऑर्डर क्या है? 3/3 है। लेकिन कहानी यह है कि हम इसको बोलचाल में कह सकते हैं इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो कहानी समझ में आ जाएगा कि 3 मतलब 3 रो है और 3 कॉलम, दोनों आपस में इक्वल होता है। एक तो ये बात हो गई। अब जरा जनरल फॉर्म देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या है। ये रहा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स 2 3 4। अच्छा छोड़िए, मैं जरा जनरल फॉर्म में लिखता हूँ। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ऐसे 3 हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया जिसका कि आपको ऑर्डर दिख रहा होगा। अब जरा गौर से देखो, यहां इस एलिमेंट को 1 1 2 2 3 3 इसे हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं।
क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। ठीक, आपने पढ़ा होगा स्क्वायर में डायगोनल्स होते हैं, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाले लाइन, इसे हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। तो आप बोलोगे कि तो सर तब तो हम स्क्वायर में इसको भी डायगोनल पढ़ते थे। हाँ, मैट्रिक्स की दुनिया में इसे हम सेकेंडरी डायगोनल, और आपके क्लास 12 में सेकेंडरी डायगोनल पे बहुत बात नहीं करनी है। तो अगर आपसे सेकेंडरी डायगोनल की चर्चा की गई तब तो आप इस कॉन्सेप्ट को जहन में लाइएगा, वरना प्रिंसिपल डायगोनल को ही हम डायगोनल एलिमेंट कंसीडर करके चलते हैं। मतलब ये हुआ, कहानी ये हुई कि अगर आपसे कोई किसी ने कहा डायगोनल एलिमेंट, तो सेकेंडरी डायगोनल का ख्याल आपके मन में आना भी नहीं चाहिए, पाप लग जाएगा एकदम। किसका ख्याल आना चाहिए? प्रिंसिपल डायगोनल में। मतलब कि पूरे इंटायर 12 क्लास में हम लोग मैट्रिक्स में जब डायगोनल की बात कर रहे होंगे तो हम बात कर रहे होंगे इसकी। ठीक बात है, कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? इसकी प्रिंसिपल डायगोनल, तो प्रिंसिपल का पी भी हटा लिया, डायगोनल एलिमेंट। अच्छा, किसी भी मान लीजिए मैट्रिक्स को हम ऐसे लिखते हैं AIJ, AIJ लिखते हैं हम लोग, तो डायगोनल एलिमेंट के लिए, डायगोनल एलिमेंट के केस में I और J चेक कर लो बराबर है, और जब I और J बराबर नहीं है तो वो नॉन डायगोनल एलिमेंट है कि नहीं है? देख लो ना, 1 1 2 2 3 3, मतलब जब I और J आपस में बराबर है तब तो ये डायगोनल एलिमेंट है, और जब बराबर नहीं है 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2, नॉन डायगोनल एलिमेंट है। तो इस तरह से आप सब कहोगे। हाँ, जानकारी के लिए बात भी ध्यान रखना कि इसे हम सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं, पर वो हायर क्लासेस में हम लोग और ज़्यादा पढ़ेंगे। डायगोनल कहने से आप प्रिंसिपल डायगोनल की ही बात करेंगे, और डायगोनल पे ही एक और काम कर ले हम लोग, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स जान लेना है, किसी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है। इट इज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मतलब किसी भी मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट है उसका सम को हम लोग ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, उसके सम को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। आइए हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है B 2 7 9 11, और आपसे किसी ने कह दिया कि फाइंड ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे कि आप इसका ट्रेस कैसे निकालेंगे? तो भैया ट्रेस ऑफ B के लिए आप क्या करेंगे? मैं यही लिख दे रहा हूँ, लिख जाएगा, है ना? ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स B विल बी 2 + 11 दैट इज 13। तो मुझे लगता है कि ये कहानी आपके समझ में आ गई होगी। तो हमने ट्रेस निकाल लिया, और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ट्रेस ऑफ B ऐसे लिखते हैं ना, DR अंडर ब्रैकेट मैट्रिक्स का सिंबल, तो ट्रेस ऑफ B कितना गया? D। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें। आइए एक स्पेशल मैट्रिक्स देखते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। तो अभी कहानी हमने स्क्वायर सीखा है, अब आगे देखें। डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अच्छा, मतलब सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ये स्पेशल कंडीशन, बिल्कुल, इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स और एंट्री, मैंने बार बार आपको कहा मैट्रिक्स के एलिमेंट को एंट्री करते हैं, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। हाँ जी, मतलब कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स में तो कहानी कुछ भी है, तो आप अभी अगर मैंने डायगोनल कह दिया, मतलब कौन सी डायगोनल की बात कर रहा हूँ? प्रिंसिपल डायगोनल की। तो नॉन डायगोनल प्रिंसिपल के अलावा सारा आ गया। मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, तो देखो ये और ये डायगोनल एलिमेंट का जगह यहाँ कोई भी एलिमेंट हो, और बाकी सारा नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर 0 हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट वैल्यू पे हो और ये 0 हो जाए। अच्छा, क्या डायगोनल एलिमेंट भी 0 हो सकता है? हाँ, डेफिनेशन में डायगोनल एलिमेंट की तो कोई बात मैंने की नहीं ना है। मैंने बात क्या किया है कि भैया नॉन डायगोनल को 0 होना है, तो नॉन डायगोनल 0 हो सकता है। मतलब अगर मैं कहूँ क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो आपको बिल्कुल है, क्योंकि इसका नॉन डायगोनल, ये डायगोनल एलिमेंट हो गया, इसको भूल जाओ, नॉन डायगोनल चेक कर लो, यहाँ 0।
ठीक, यहां से काम की बात आप निकाल के ला सकते हो। स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर इसको कह लो भैया जीरो मैट्रिक्स having equal number of rows and column, equal number of rows and column, है ना। बोलेंगे कि भैया as columns is known as, ये is also known as लिख लो, तो जीरो मैट्रिक्स भी also known है, उसका एक और क्या नाम निकल के आ जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब कहानी क्या है, समझ में आया आपको। ऐसे जीरो मैट्रिक्स का सेट कुछ भी हो सकता था, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता था, मैंने आपको बताया था। पर जब कोई जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर शेप में हो जाए तो उसे आप उस टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट को जीरो होना, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो जाए, तो इस तरह से हम काम करेंगे। अच्छा जरा एक बात चेक करो, मैंने अभी ट्रेस की चर्चा की थी, थोड़ा निकाल और कर दो। इसका ट्रेस क्या होगा, PR ऑफ A 7 3 10 2, है ना। केवल डायगोनल एलिमेंट के सम को ट्रेस ऑफ करते हैं, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था, शायद छोटा सा स्किप था इसलिए बताऊं। अब देखिए आगे बढ़िए। तो अब एक बात बताओ कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n है, उसमें एक बहुत काम की बात आप लोगों को मैं बताऊंगा, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन अ डायगोनल मैट्रिक्स। एकदम समझने की बात है और आराम से समझेंगे हम लोग। देखो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो मतलब कम से कम कितने जीरो होंगे, तो कम से कम डेफिनेशन क्या कहता है कि सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट को जीरो होना पड़ेगा, डायगोनल नहीं जीरो। तो कितने नॉन डायगोनल एलिमेंट है, तो भैया अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, n स्क्वायर नहीं होगा, कि ऑर्डर क्या होता है n बाई n, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा n इंटू n, और n इंटू n क्या हो जाएगा हमारा n स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया n स्क्वायर। अब इसमें से जीरो कौन नहीं हो सकता है, सर डायगोनल एलिमेंट, तो n ऑर्डर वाले मैट्रिक्स में कितने डायगोनल एलिमेंट होंगे, अब इसलिए n होंगे, वो जीरो नहीं हो सकते हैं, मतलब नहीं भी हो सकते हैं। तो हम तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो की बात कर रहे हैं, तो एक डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, n स्क्वायर माइनस n होगा। ये बहुत ही काम की बात है, तो बढ़िया में बसा के रखिएगा, ठीक बात है। चलिए हम आगे देखते हैं, हम आगे देखते हैं एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अब भैया ये डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल टाइप है, डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल टाइप है। तो हम कहें कि इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो जैसे ही मैंने इसे डायगोनल मैट्रिक्स कहा, चुपके से तुम्हारे कान में एक आवाज गई होगी कि ये तो स्क्वायर भी हो गया ना, क्योंकि डायगोनल स्क्वायर होता है। हाँ, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच, अब देखो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। मतलब समझ में आ रहा है, एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे डायगोनल एलिमेंट आइडेंटिकल की कहानी आप समझिए, मतलब एक जैसे। तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा, जब नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स लेना है अपन को, एक ऐसा मैट्रिक्स लेना है अपन को जिसमें और मान लीजिए 7 है, तो सारा डायगोनल एलिमेंट आइडेंटिकल हो, और चूंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो हो गए, ये हम सीख चुके हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स, मान ले हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है Aij, तो यहाँ पे एक स्पेशल कहानी निकल के आएगी कि इसका वैल्यू k होगा कब, जब i = j होगा। मतलब जब ये डायगोनल एलिमेंट होगा तो कोई स्केलर डिफाइन स्केलर, जैसे यहाँ पे 7 है, 8 हो, 1 हो, 3 हो, 9 हो, कुछ भी इक्वल हो। और जब ये दोनों इक्वल नहीं होगा, मतलब ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट इसका क्या है, जीरो। तो ये इस तरह से इस मैट्रिक्स को डिफाइन फंक्शन फॉर्म में किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी हम स्केलर मैट्रिक्स के भी स्पेशल टाइप पे चर्चा करेंगे। आप वीडियो पॉज करके इस डेफिनेशन को नोट डाउन। आइए कुछ
और खास मैट्रिक्स की चर्चा करें। और अब हम बात करेंगे यूनिट मैट्रिक्स। ये वैरायटी है स्केलर मैट्रिक्स है, इज स्केलर मैट्रिक्स। अब जैसे मैंने इसे स्केलर मैट्रिक्स कहा, चुपके से आपके कान में एक आवाज क्या होगा कि तब तो सर ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। हाँ, और सर तब तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। हाँ, तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि डायगोनल मैट्रिक्स भी हो, स्केलर मैट्रिक्स भी हो। अब इस पूरी बात को कंबाइन करें तो स्केलर होने का मतलब क्या था, सारा डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए और नॉन डायगोनल जीरो, तो नॉन डायगोनल जीरो होगा तो सारा डायगोनल सेम में भी क्या होना चाहिए, अगर वो 1 हो तो इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। एग्जांपल से चेक करेंगे हम लोग। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए जो डेफिनेशन निकल के आएगी, अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए आई जे से डिफाइन हो रहा है और अगर उस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स होना है तो एक बात समझिए, उस मैट्रिक्स की वैल्यू 1 होगी कब, जब आई और जे इक्वल होगा, मतलब डायगोनल पे। और जब आई और जे इक्वल नहीं होगा मतलब नॉन डायगोनल पे इसकी वैल्यू क्या है, 0। तो ये फंक्शन एक्चुअली में यूनिट मैट्रिक्स को दिखाता है। ये बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, एकदम दिमाग में रखना, कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये काम हो गया। अब कहानी समझिए कुछ काम की। कहानी नंबर 1 कि भैया ये जो यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम यूनिट मैट्रिक्स को और किस नाम से जानते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, तो भैया यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी, यानी कि जिंदगी के किसी मोड़ पे आपसे किसी ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर दिया तो घबराने के लिए कौन है, अरे यही है यूनिट वाला। अच्छा, दूसरी बात, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर n मतलब n बाई n है ना, ऑर्डर n इज डिनोटेड बाई in, मतलब कि n ऑर्डर वाले यूनिट मैट्रिक्स को हम in से डिनोट करते हैं। ठीक बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने I1 लिखा तो आप समझ जाओगे यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, इसमें आएगा सिर्फ 1। अगर मैंने I2 लिखा तो आप समझ जाओगे कि ऑर्डर 2। अगर मैंने I3 लिखा तो आप समझ जाओगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो मुझे समझ में आ रहा होगा कि आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें। आइए, मैट्रिक्स की दुनिया में हम एक विचित्र बात देख रहे, हम बात कर रहे थे रेक्टेंगल और स्क्वायर की, क्वाड्रिलेटरल की, लेकिन अभी हम बात करेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा सर, ट्रायंगल कैसे लेके आएंगे, चलो देखते हैं। दो अलग अलग कंडीशन। ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, नजर आ रहा होगा आपको। देखो, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे का सारा एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे का सारा एलिमेंट अगर 0 है तो जो एलिमेंट नॉन 0 है, अगर आप उसे गौर से देखेंगे तो क्या देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। किधर, ऊपर की ओर हो रहा है ना। तो इस मैट्रिक्स को कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं हम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऊपर की ओर ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसका डेफिनेशन क्या बन जाएगा, ऑल एलिमेंट बिलो प्रिंसिपल डायगोनल इज 0। इसमें ऊपर कौन है नहीं पता, पर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने एलिमेंट है सब लागू है भैया। ठीक बात है। अच्छा, उसी तरह से एक और कंडीशन पे चर्चा करो। देखो, यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हैं, तो नीचे की ओर एक ट्रायंगल बन रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसमें हो गया ऑल एलिमेंट एबव प्रिंसिपल डायगोनल इज 0। और अगर कोई मैट्रिक्स या तो अपर ट्रायंगुलर है या फिर लोअर ट्रायंगुलर है, दोनों में से कोई भी है, तो उसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन बिल्कुल चलते फिरते हम बना सकते हैं क्या, इफ अ मैट्रिक्स इज ईदर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देन इट इज सेड टू बी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो काम की बात निकल के आएगी, जो बहुत ही खास है, वो ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ 0 यहाँ क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ 0 इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आप याद करो, मिनिमम नंबर ऑफ 0 हम कहाँ पढ़े थे, तो सर पढ़े थे डायगोनल मैट्रिक्स में। हाँ, कितना पढ़े थे सर, वो था n² - n। बिल्कुल, तो डायगोनल एलिमेंट में क्या था, n² में हमने डायगोनल को केवल माइनस किया था। लेकिन यहाँ क्या है, देखो
आधा एलिमेंट नॉन जीरो हो रहा है। इस n स्क्वायर माइनस n में हम इस डायगोनल को अगर छोड़ दे, ऊपर वाला भी जीरो होता था और नीचे वाला भी जीरो होता था, पर यहाँ आधे आदमी ने पार्टी बदल दी, यानी इस पार्टी में सिर्फ आधे आदमी बचे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि इट विल बी n स्क्वायर माइनस n बाई 2। इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखना। कई बार पूछ देता है कि भैया एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 4 है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो बताइए अगर ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम क्या बोलेंगे कि सर इट इज 16 माइनस 4 n स्क्वायर 16 बाई 2, सो इट इज 12 बाई 2। मतलब सर ये पक्का है कि कम से कम 6 जीरो तो होंगे ही होंगे। ठीक है, उसी तरह जैसे इसमें यहाँ चेक कर लो, ये 3 बाई 3 ऑर्डर का है, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 बाई 2 6 बाई 2, मिनिमम 3 जीरो होंगे सर। हाँ 1 2 3, और अगर इनमें से कोई जीरो हो जाता तो होता, पर मिनिमम 3 जीरो तो होंगे ही होंगे। तो ये कहानी है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आइए हम दो और स्पेशल मैट्रिक्स की बात करें, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स। एकदम बिल्कुल नाम में सब कुछ है, बहुत ज़्यादा कुछ समझना नहीं। ऐसा मैट्रिक्स जिसका अपीयरेंस हॉरिजॉन्टल हो, तो एक बात तो पक्का होगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो उसका अपीयरेंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करना मुश्किल है। अब देख लो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल अपीयरेंस दे रहा है और यहाँ पे ये वर्टिकल अपीयरेंस दे रहा है। खासियत क्या है, तो यहाँ पे सर 2 रो है और 3 कॉलम है। जी हाँ, जब रो की संख्या कॉलम से कम हो, या आप कह लो कि जब कॉलम की संख्या रो से ज्यादा हो, मतलब मैं कहानी को ऐसे कहूँ कि whenever m is greater than n, number of row is greater than number of row is less than number of column is greater than number of row, तो इसको हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब यहाँ चेक करो, रो ज्यादा है और कॉलम कम है ना, इसका ऑर्डर क्या है 3 बाई 2, यहाँ क्या था 2 बाई 3। तो ऐसी स्थिति में कि जब, अच्छा सॉरी यहाँ हम m बाई n लिखते हैं, m और n होगा, एक्चुअली नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, है ना। पर इस केस में क्या है, नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, यानी m जो है इससे बड़ा हो जाएगा, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। तो कहानी समझ में आ गई होगी, बस फटाक से इसका नोट्स ले लो जल्दी से वीडियो। अभी तक हम किसी खास मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे एक साथ 2 मैट्रिक्स, कॉम्परेबल मैट्रिसेस। अब देखो मैंने मैट्रिक्स का प्लूरल यूज किया, बताया था पहले वीडियो में कि मैट्रिक्स का प्लूरल मैट्रिसेस होता है, तो हमने मैट्रिसेस यूज किया। 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी कॉम्परेबल इफ मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर। मतलब बिल्कुल सिंपल सा बात है, अगर 2 मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे, कॉम्परेबल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक, और वहाँ हम कंपैरिजन कर सकते हैं। और अगर मान लो 2 मैट्रिक्स कंपैरिजन के लायक है तो वो इक्वल कब होगा, इसके लिए हम जानेंगे इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स, 2 मैट्रिसेस। ठीक है, तो भैया मान लो हमारे पास A Aij एंड B Bij, इसके एलिमेंट को इससे डिफाइन कर रहे हैं, आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ, कंडीशन क्या है समझना, कंडीशन नंबर 1, दे आर कॉम्परेबल, है ना, अगर वो कंपेयर के लायक होगा तभी। कंपेरेबल कहने का मतलब क्या हुआ, दे हैव सेम ऑर्डर, है ना। अगर 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो इक्वल होने का चांस ही नहीं बनता। इक्वल होने का चांस कब बनता है, जब वो कंपेरेबल हो, मतलब कि उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। अच्छा सर, मतलब इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो क्या ये दोनों इक्वल है, ना ना ना, बात सुनो। अगर कंपेरेबल है तो चांस बनता है, मतलब सिलेक्शन होगा। आगे की क्राइटेरिया सुनो। दूसरा, एलिमेंट्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू corresponding elements of B, मतलब A का एलिमेंट B के corresponding एलिमेंट के इक्वल होने चाहिए, यानी ये वाला इसके, ये वाला इसके, ये वाला इसके। तो क्या 3 7 के बराबर है, नहीं है, मतलब ये नहीं है। तो हम इस बात को ऐसे कर सकते हैं कि Aij should be equal to Bij,
मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए उसके जीवन में दो घटनाएं घटित होनी चाहिए। पहला बात कि उन दोनों को भैया कॉम्परेबल होना होगा, एक ही ऑर्डर के लोग होने चाहिए, एक ही ग्रह के प्राणी होने चाहिए, है ना। और दूसरा कि बोली विचार भी मिलना चाहिए, मतलब पहला एलिमेंट पहला ये जो पोजीशन है, जो एलिमेंट की पोजीशन है वो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। आइए मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट है 1 2 3 9 और एक और मैट्रिक्स है 1 2 3 9। तो 1 1 के 2 2 के 3 3 के 9 9 के इक्वल हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर इक्वल, मींस मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। हम आइए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड x y एंड z। आपको दो अलग अलग मैट्रिक्स दिया है और आपको x y z जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू जाननी है। तो भैया चूंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स, है ना। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, वो तो नजर आ रहा है कि दोनों का ऑर्डर सेम है। दूसरी बात है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं, मतलब कि ये जो x है वो किसके इक्वल है 7 के, तो मैं कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 7। ये जो 3 है ये किसके इक्वल होगा z के, तो मैं कह सकता हूँ z इज इक्वल टू 3। और ये y किसके इक्वल होगा, अच्छा यहाँ y ही लिख दिया। तो देखो यहाँ क्वेश्चन में गलती, चलो मैं यहाँ पे एक वैल्यू डाल दूँ, मैंने चुपके से क्वेश्चन चेंज कर दिया, किसी को बताना नहीं, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर 5, और सर ये 4 और 4 आपस में इक्वल आपको नजर आ रहा था। इस तरह से कई बार क्वेश्चंस में क्या करेंगे, इक्वेशन दे देगा x + y, यहाँ दे देगा 2x - 3y, तो आप क्या करोगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बना देना और उसको सॉल्व कर लेना। तो अब यहाँ पे बच्चों आपका एक्सरसाइज 3.1 पूरा खत्म हो जाएगा। आप लोग सारे बच्चे एक्सरसाइज को बना लेंगे और मैंने वीडियो के बीच में जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपसे चाहिए। और पूरा एक्सरसाइज खत्म करने के बाद एक्सरसाइज का PDF व्हाट्सएप ग्रुप पे आप भेजेंगे। तो थैंक यू, कीप इट मच फॉर टुडे।